वक्त बदला, हालात बदले, बदला है दौर। भारत के रणबांकुरों ने आतंकिस्तान पर धमाका किया घनघोर। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, साफ तौर पर वो तमाम बड़े सवाल तो खड़े करती ही हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है उसका भी किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, यह भारतीय सेना लगातार देती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ इसके बड़े मायने हैं और किस तरह से जो अभी हम मौजूदा स्थितियां देख रहे हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं, इस पर इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको रूबरू कराएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्यों आखिर इस तरह की स्थितियां पाकिस्तान के सामने हैं और कौन कौन सी चुनौतियां इस वक्त इंटरनेशनल फोरम के तहत जो पाकिस्तान है वो झेलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालात पर पल पल की नजर। अपने आवास पर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। भारत ने पाकिस्तानी दुस्साहस को फिर किया नाकाम। जम्मू, गुरदासपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में ताजा ड्रोन हमले का प्रयास किया विफल। विदेश मंत्रालय ने खोली पाकिस्तानी दुष्प्रचार की कलई। आतंक पर एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान, मासूमों पर निशाना। सीमा पार गोलीबारी में स्कूलों और धार्मिक स्थलों को बनाया निशाना। आतंकिस्तान ने बच्चों को भी नहीं बख्शा। मौजूदा हालात के मद्देनजर तमाम मंत्रालय ने समीक्षा। कृषि मंत्रालय ने कहा देश में नहीं है अन्न की कमी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों का लिया जायजा। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि जम्मू में ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। गुरदासपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में भी हमले का प्रयास किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि ड्रोन हमले को नाकाम किया गया है। सांबा और पठानकोट में देखे गए हैं ड्रोन हमले से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो जिस तरह की स्थितियां हमने कमोवेश कल देखी थी उसी तरह की स्थितियां आज भी नजर आ रही हैं। और साफ तौर पर जो जम्मू में ड्रोन हमले की खबर निकलती हुई सामने आई है, गुरदासपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में भी हमले का प्रयास किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और लगातार जो पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उनको नाकाम करने का जो प्रयास है वो निरंतर जारी है और इसी कड़ी में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। और ये एक्शन पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि कारगर भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और जो हमला किया गया उस हमले में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर। और आपको बता दें कि गुरदासपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में भी हमले का प्रयास किया गया था, लेकिन यह प्रयास विफल साबित हुआ है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो नाकामयाब यहां पर होती हुई नजर आ रही हैं। और लगातार जो ताबड़तोड़ एक्शन भारत की तरफ से लिया जा रहा है उसका साफ तौर पर यहां पर हमने देखा है कि उससे कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ताबड़तोड़ जो रक्षा प्रणाली है उसको किस तरह से उसके ढांचे को और ज्यादा मजबूत और सशक्त किया गया है, इसकी बानगी लगातार देखने को मिल रही है। तो जम्मू में ड्रोन हमले की जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा गुरदासपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में भी हमले का प्रयास किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं उसमें पाकिस्तान की नाकाम जो कोशिश है उसको लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जो सेना है वो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार उसको असफल करती हुई नजर आ रही है। और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे और आपको बता दें कि जो मौजूदा स्थिति है वो तमाम बड़े सवाल भी खड़े करती है। पाकिस्तान की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बता दें आपको रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, फॉर्मर आर्मी कमांडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और उसी के साथ अशोक सज्जनहार जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज शुक्ला जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। और जिस तरह की स्थितियां अभी देखने को मिल रही है, कमोवेश हमने कल भी देखा, जो नाकाम कोशिश रही उसको किस तरह से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आज भी कमोवेश वही स्थिति। पाकिस्तान की जो ये हरकतें हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर पाकिस्तान इस तरह की स्थितियों के लिए अब की बार पूरे विश्व में एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। तो ये जो ऑपरेशनल सिंदूर है, इसकी जो सैन्य कार्रवाई है उस पर मैं
दो तीन बातें कहूंगा। जी। देखिए, इसका प्रमुख मेरे समझ में मुद्दा जो इसका लक्ष्य था वो ये था कि हम पाकिस्तान से कह रहे हैं कि भाई जो आप ये न्यूक्लियर परमाणु जो अस्त्र हैं उसकी आड़ में आपने ये जो दहशतगर्दी फैला रखी है, ये सिलसिला अभी खत्म होना चाहिए। अभी आपके पास चयन के लिए दो रास्ते हैं। या तो आप जो दहशतगर्द हैं उनकी आप सहायता करते रहें, उनकी उनकी आप मदद करते रहें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो हमारी भारत की जो कन्वेंशनल प्रोविस है, जो कन्वेंशनल प्रोविस से मतलब जो हमारे टैंक्स वगैरह, आर्टिलरी, आपको इससे जूझना पड़ेगा। हमें पता है कि जो परमाणु अस्त्र हैं उसकी रेड लाइंस हैं, लेकिन वो रेड लाइंस के का ज्ञान हमको है। जो ये पूरा कैलिब्रेटेड मिलिट्री काइनेटिक्स हमने देखा है पिछले 3-4 दिन में, उसका हम दायरा इस प्रकार से तैयार करेंगे, उसकी रचना इस प्रकार से करेंगे कि वो ये रेड लाइंस नहीं क्रॉस करेंगी। तो अगर आप दहशत करेंगे तो आपको जो हमारी सैन्य शक्ति है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो सैन्य शक्ति है इसका जो इस्तेमाल है दो दौर में हुआ है। एक दौर में जब हमने इनको मारा, और इस बार क्या किया देखिए, हमने जो टारगेट्स का सिलेक्शन है वो बड़ी चतुराई से किया। हमने उसको रखा, सिर्फ जो टेरर इकोसिस्टम था सिर्फ उसी को मारा, लेकिन उसका जो दायरा है हमने फैला दिया, मुजफ्फराबाद से लेके बहावलपुर तक, और खासकर हमने मारा पंजाब में जो कभी नहीं पहले हुआ है, रावलपिंडी, रायविंड, बहावलपुर। और जब पंजाब को नुकसान पहुंचेगा तो पाकिस्तान को एक अनोखा दर्द होगा, और वही हुआ। और जब उन्होंने जवाब दिया उस समय जो हमारी वायु रक्षा की प्रणाली है उसने कमाल कर दी। ये जो S-400, आकाश तीर, MRSAMs वगैरह वगैरह, और देखिए उनको नुकसान क्या हुआ। एक F-16, 2 J-17, AWACS। खबर तो ये भी आ रही कि उनके कुछ जो चालक हैं वो हमारे कब्जे में हैं। तो उनका जो ये जवाबी हमला था वो सैन्य दृष्टिकोण से कम बहुत कमजोर निकला। और जो उन्होंने ये ड्रोन मारने की कोशिश की है JNK में, जैसलमेर में, वो कारगर साबित नहीं हुआ। बिल्कुल। तो मेरी समझ में अभी तक जो सैन्य, 1 मिनट 10 सेकेंड, जो पूरी सैन्य कार्रवाई है उसका जो एस्केलेटरी डोमिनेंस, उसका जो अंकुश है, उसकी जो पकड़ है, वो हमारे हाथ में है। बिल्कुल। और इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो दोनों दौर हैं सैन्य कार्रवाई के, by and large they have been in our favor, and the choice is before Pakistan now. If you back terror, you will have to bear India's conventional might. तो इसकी जो सैन्य समीक्षा है कुछ इस प्रकार से। निश्चित तौर पर राज शुक्ला जी, यही मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, जैसा कि कल हमने देखा कि जब भारत ने अपनी तरफ से ड्रोन जिस तरह से जारी किया तो वो धमाका करके आया, और उनका ड्रोन जहां तक पहुंचा वहां पर भारतीय सेना के जो डिफेंस सिस्टम है उसने पहले उसको नेस्तनाबूद कर दिया। एक बड़ा अंतर दिखाता है, और यह अंतर इसलिए भी बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप समझिए कि आपकी ताकत कितनी है, आपकी रीढ़ की हड्डी में ताकत कितनी है, कि आप अगर ये युद्ध आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको कंटिन्यूटी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है आज के समय में? तो ये भारतीय सेना का जो है, जिसे मैं कहता हूं शक्ति प्रदर्शन है। और देखिए, दे आर ऑल्सो न्यू नॉर्मल्स इन आवर स्ट्रेटेजिक आउटलुक। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। वो जो दौर था जब पार्लियामेंट अटैक के बाद हमने सिर्फ मोबिलाइजेशन किया, कुछ नहीं किया, उसके बाद जब हम मोबिलाइज थे तो एक ये टेरर स्ट्राइक हुआ कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर, और महिलाओं और बच्चों की हत्या की गई, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। तो अरुण शौर्य साहब ने कहा था उस टाइम, हताश होकर, उन्होंने कहा था, नॉट एन आई फॉर एन आई, नॉट ए टूथ फॉर ए टूथ, फॉर वन आई टू आईज, फॉर वन टूथ द होल जॉ। तो इतनी सहनशीलता दिखाने के बाद अब ये समय आ गया है, और हमने पाकिस्तान को दिखाया है कि साहब बहुत हो गया। अब अगर आप दहशतगर्दी करेंगे तो आपको जो है इन भारत की जो सैन्य शक्ति है उसका सामना करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, बहुत बढ़िया, हम करेंगे वही। बिल्कुल। बट ये जो है ना कि परमाणु अस्त्र के
अधीन, उसके कवर में आई गो ऑन अ टेरर रैम्पेज, ये कोई अकल की बात नहीं है, उसमें कोई विवेक नहीं है, कोई दानिशमंदी नहीं है, और इसको अब हम नहीं सहेंगे। बिल्कुल। मेरे ख्याल से दिस इज द प्रिंसिपल मैसेज। जी, अशोक सज्जनहार जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक सर, मेरा अगला सवाल आप ही से, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, ऐसे में पाकिस्तान के पास अभी इतना जो अभी स्थितियां हैं वो साफ तौर पर हम देख रहे हैं चौतरफा मार पड़ती हुई नजर आ रही है। इंटरनेशनल फोरम पर भी वो एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है, हर तरह की स्थितियां नजर आ रही है, लेकिन फिर भी वो नापाक कोशिश लगातार अपनी जारी रखे हुए है। ऐसे में कल भी मुक्की खाई थी, आज भी मुक्की खा रहा है। करना क्या चाह रहा है पाकिस्तान, क्या मंसूबा है? देखिए, मंसूबा तो ये है, पहले बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी। देखिए, मंसूबा तो यही लगता है जो वो भारत की साइड में पिन प्रिक बनकर लगा हुआ है, क्योंकि देखिए, जो पाकिस्तान आर्मी का हमेशा से ये मंसूबा रहा है ये बताने का अपने देशवासियों को, जो अगर कोई उस देश में उनकी सुरक्षा कर सकता है तो वो वहां की फौज है, और इसीलिए फौज के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए, जो भी वहां पर ठीक है, सब कुछ ठीक है। पैसा अशोक जी, है, आपके जो पास उनकी वापस लौटूंगा। दरअसल ग्राउंड जीरो पर भी क्या कुछ चल रहा है ये जानना और दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में लक्ष्य, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जैसलमेर से जुड़ रहे हैं, तो लक्ष्य का ही रुख करते हैं। लक्ष्य, अभी क्या स्थितियां वहां पर नजर आ रही है, और साफ तौर पर जिस तरह से जो अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक कोशिशें की गई हैं वो कहां तक पहुंची, किस तरह से एक्शन फॉर्म वहां पर नजर आ रहा है? लक्ष्य। लगातार देखा जा रहा है कि जो आतंकिस्तान है वो अपनी नापाक जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आ रहा है। दोबारा आज शाम को, जैसे कि जो ब्लैकआउट लगाया गया था, ब्लैकआउट के बाद में शाम को दोबारा जो एक कुछ विस्फोटक आवाज सुनाई दी। जैसलमेर के आसपास, पोखरण के आसपास कुछ बम धमाकों की, हल्के धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। वहीं आकाश में कुछ रोशनी और ड्रोन की से जो चमक है वो देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने वो देखी। मैं मौजूद था जैसलमेर किले के पास में, मेरे होटल की छत पे मैं खुद मौजूद था, और मैं स्वयं के द्वारा जो सायरन है, लगातार सायरन बज रहा था और लगातार आसमान में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। परंतु जिस प्रकार से मैंने बताया कि आपको कि लगातार जो पाकिस्तान है नापाक कोशिश कर रहा है, परंतु हिंदुस्तान जो हमारा अपने चीजों को लेकर, जो हमारे डिफेंस सिस्टम को लेकर, जो हिंदुस्तान का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसको हमेशा मुंह की खानी पड़ रही है। आज भी वही चीज हुई। पोखरण के आसपास ड्रोन हमले की कोशिश की गई। शुरू में इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं थी, परंतु यह बताया जा रहा है कि पोखरण के आसपास ड्रोन हमले का प्रयास किया गया, परंतु जो S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसके माध्यम से दोबारा जो पाकिस्तान है उसको मुंह की खानी पड़ी है। कोई भी कैजुअलिटी, कोई भी किसी प्रकार का डैमेज, मैं बताना चाहूंगा आपको, नहीं पाया गया है। किसी भी प्रकार का डैमेज जो सीमावर्ती जिले हैं, चाहे जैसलमेर हो, पोखरण हो, या फिर बात करूं बाड़मेर में, क्योंकि बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी किया गया। जिस प्रकार से जब ये ड्रोन हमला हुआ और इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, न्यूट्रलाइजेशन के बाद में जो बाड़मेर है वहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया। रेड अलर्ट के साथ ही साथ जो बाड़मेर के सटके जो हमारा जैसलमेर है, जैसलमेर के साथ में जोधपुर है, यहाँ पे ब्लैकआउट अभी कायम है, ब्लैकआउट जारी है। शाम को 6 बजे ब्लैकआउट लगा था, सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। वहीं 5 बजे बाड़मेर में जो बाजार बंद हो गए थे, परंतु जो लगातार कोशिशें पाकिस्तान की हैं और जिस प्रकार हर बार मुंह की खानी पड़ रही है, ये ना केवल जो जनता का मनोबल है उसको बढ़ा रही है, परंतु पाकिस्तान को दोबारा बार बार एक सीख दे रही है कि अभी भी समय है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए। बिल्कुल। लक्ष्य, और क्या क्या ऑपरेशंस वहां पर चलाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ब्लैकआउट तो है, इसके अलावा भी किस तरह से लोगों को एहतियात वहां पर दी जा रही है जिससे लोगों को किसी तरह की समस्याएं ना हो? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो लोग हैं, क्योंकि जहां एक और वेस्टर्न कमांड मौजूद है, जहां एक और BSF मौजूद है, वहीं जो जन सहयोग है वो एक अहम भूमिका निभाता है इस स्थिति में। जैसे मैंने बताया आपको कि शाम को 6 बजे ब्लैकआउट लगाया गया था, तो जिस प्रकार की जो एडवाइजरी जारी की गई थी उस एडवाइजरी का पूरा पालन करते हुए जनता ने पूरा सहयोग दिखाया है। वहीं जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। तो जनता ने पूरे जो ब्लैकआउट के निर्देश है उनका 100% पालन करते हुए जनता नजर आ रही है। जब ये ड्रोन हमला हुआ उसके पहले मैं मौजूद था, मैं मेरे होटल की छत पे मौजूद था, मैं जो आसपास के क्षेत्र है वहां मौजूद था। मैं उस समय जो ब्लैकआउट के विजुअल्स हैं, जिस किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है उसका जायजा ले रहा था कि ब्लैकआउट 6 बजे ब्लैकआउट लग चुका था, उसके बाद में क्या स्थिति है।
उस दौरान जो मुख्य रूप से चीज देखने को मिली कि जो प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए थे कि किसी भी प्रकार का 2 पहिया 4 पहिया वाहन का आवागमन नहीं हो, लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया था, लोगों को निर्देश दिए गए थे कि आप अपने घर में रहें, किसी भी प्रकार का आवागमन ना करें, अपने घर की लाइटें ना जलाएं, जितना हो सके ब्लैकआउट में सहयोग करें। तो वो पूर्णतः 100% जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पे लोग, जो प्रशासन है और जो सेना है, उसकी जो निर्देश है उसकी पालना करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है लक्ष्य, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अशोक जी, आप ही के पास आऊंगा। लक्ष्य पर जाने से पहले आप अपनी बात कुछ कह रहे थे, आप पहले उसको पूरा कर लीजिए और उसके बाद फिर मैं अपने सहयोगी CS जोशी के पास जाऊंगा। अशोक सर। जी, देखिए जो मैं कह रहा था, ये जो पाकिस्तान की जो फौज है उसके पास शक्ति बहुत है वहां पर। या तो देखिए जब से 1947 से जब से पाकिस्तान बना है तब से वहां की फौज या तो उसमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप रहा है वहां पर पाकिस्तान में, या फिर जो उनकी चुनी हुई सरकार है उसके पीछे खड़े होकर उनकी हाइब्रिड रिजीम रहती है, जो सारा पावर जो है वो फौज के पास रहता है। मतलब यहां तक आप देखिए जो वहां पर 1947 से लेकर अभी तक जितनी भी इलेक्शन के बाद कोई सरकारें बनकर आई हैं, तो एक भी सरकार अपना पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर पाई है। एक भी नहीं, 5 साल तक एक भी सरकार वहां पर नहीं चली है जी। तो मतलब वहां पर सबसे ज्यादा वहां की फौज का असर रहता है, फौज का प्रभाव रहता है, फौज का इन्फ्लुएंस रहता है। और अभी भी फौज का देखिए वहां पर ऐसा ही प्रतीत होता है, जो इससे पहले के जो हालात हुए, जो ये पहलगाम क्यों हुआ और ये वहां से पाकिस्तान की तरफ से उनके जो डिफेंस चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि उनको चारों तरफ से पाकिस्तान में बहुत मार पड़ रही है। आप बलूचिस्तान में देखिएगा क्या उनकी हालत हो गई है, बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा में देखिएगा क्या हालत हो गई है, वहां पर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है अफगानिस्तान से, वहां पर देखिए क्या हालत हो गई है, सिंध में क्या हालत हो गई है। तो हर जगह वहां पर उनके विरुद्ध उनका जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, उनका जो दबदबा है, वो बहुत कम होता जा रहा है। तो इसको वो बढ़ाने के लिए जो अगर हम एक, क्योंकि भारत ही एक उनका एक्सटर्नल एनिमी है, अगर इसके विरुद्ध हम खड़े होंगे तो पूरी जो जनता है वो ये इस बाहर के दुश्मन को देखते हुए सब हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन सर तो लड़ाई करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। आपके पास पहले ही इतनी आंतरिक समस्याएं हैं, आप अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं, आप भुखमरी की कगार पर हैं, ऊपर से अगर आप जंग छेड़ेंगे तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? वही तो हमने देखा कि इंटरनेशनल फोरम पे अब भीख मांगी जा रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये भी वहां से खबरें आई हैं जो वो 4 दिन से ज्यादा उनके पास असला नहीं है। तो उन्होंने यही सोचा था जो ये अब हम वहां पर ये करवाएंगे जो पहलगाम में किया गया। भारत में कम्युनल डिस्कॉर्ड होगा, हिंदू मुस्लिम के बीच में होगा, कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, और वो उनके लिए फायदेमंद होगा और भारत अपने ही प्रॉब्लम में जूझ जाएगा और उसके ऊपर शायद अटैक करने के लिए वो नहीं करे। मुझे तो लगता है अशोक जी कि ये नीति जो है उनकी, और जो रणनीति है, इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गई है। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से ताबड़तोड़ जवाब दिया जा रहा है ना, उससे ये कमर तोड़ने के लिए पाकिस्तान की भी, और जो आतंकी आका जिनको वो पालता है उसकी कमर तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये इनको शायद समझ नहीं आया था। उन्होंने देखिए पुलवामा, यही थे आसिम मुनीर थे DG ISI, जब उन्होंने पुलवामा का किया था, अब वो भूल गए थे जो उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये वाला जो भारत है ये वो पुराना भारत नहीं है जो 26/11 के बाद आपके 167 लोग यहाँ पर मारे जाएंगे और उसके बाद भी आप उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो ये भूल गए थे जो उसके बाद, उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद हमने बालाकोट POK में जाकर किया, और इस बार जो किया है वो शायद इसका अंदेशा उनको नहीं था, परंतु इस बार जो किया है, सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मुलाकात हुई 23 तारीख को, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को, और सब तो जो अटारी के ऊपर लिए, डिफेंस अटैचेस के ऊपर जो एक्शन लिया वो अपनी जगह पर है, वो अलग है। परंतु सबसे बड़ी मार जो उनको पड़ी है, जो न केवल शॉर्ट टर्म में
परंतु मीडियम और लॉन्ग टर्म में उनके ऊपर बहुत ही गहरा और बुरा प्रभाव डालने वाली है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी को हमने जो अबेंस में रखा है जी। उसके अलावा देखिए जो हमने अभी अटैक किया है 7 तारीख की रात को, वहां पर जो रेट्रीब्यूशन दिया है, तो रिटेलिएशन जो हमने किया है, क्योंकि जैसे कल विदेश सचिव ने बनाया, पहले एस्केलेशन तो 22 तारीख को हुआ था, 22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम में, ये तो हमारा जवाबी उत्तर था उसमें। तो जो हमने किया है वो हमने पहले कभी नहीं किया था। वो हमने पंजाब में, जो कि उनका बिल्कुल जिसे कहा जाए सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, तो उसमें पहले हमने कभी नहीं किया था, ना भावलपुर में ना मुरीद के में। तो शायद वो ये सोच भी नहीं सकते थे जो यहां पर अब फिर से अटैक होने वाला है। तो इसीलिए मेरे विचार से तो बहुत ही वो बौखला गए हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा है जो क्या किया जाए। इसीलिए वो ये बिना, जैसे हम बात कर रहे थे, असला भी नहीं है, परंतु फिर भी हर रात को वो तुर्की से लिए हुए ड्रोन हैं या सर, वो चीन से कोशिश भी तो लिए कर हुए सकते ड्रोन हैं, है, लेकिन उनका उसमें इस्तेमाल कामयाब कर कभी रहे नहीं हैं। हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और ये जो आपकी बार की उनकी जो रणनीति रही है ना, ये उल्टा उन्हीं के ऊपर ही पड़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा बैकफुट पर ढकेलने के लिए भी बहुत कारगर साबित हो रही है। और इसीलिए हम देख रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पर भी जो लगातार चर्चाएं चल रही है ना इसको लेकर, वो पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रही है। हमारे सहयोगी CS जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। CS जोशी, ये कितनी बड़ी चोट नजर आ रही है, क्योंकि लगातार भारतीय जो सेना है वो मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है, कहीं कुछ भी कोई भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, लेकिन कामयाब कहीं से नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मजबूती के साथ भारतीय सेना खड़ी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे पहले तो जो अशोक जी ने यहाँ पर कहा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हो गए थे, पाकिस्तान जिस तरह से आर्थिक रूप से कंगाल हो गया है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान की हम बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, यहाँ तक कि सिंध की भी अगर हम बात करें, सिंध में भी वहां पर लोगों में काफी आक्रोश था। वो कह रहे थे कि सिंध का पानी जो है वो पंजाब चले जाता है, दूसरे हिस्सों में चले जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर काफी विद्रोह के स्वर जगह जगह पे फूट रहे थे। और ऐसे में ये एक आप इत्तेफाक देखिए गौरव, पिछले अगर 1 महीने 2 महीने पहले हम चले जाए तो पूरे मीडिया में, चाहे हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करें या घरेलू मीडिया की बात करें, सब जगह पे बलूचिस्तान को लेकर के, खैबर पख्तूनख्वा को लेकर के खूब खबरें वहां पर आती थी कि किस तरह से वहां पर पाकिस्तानी सेना अपनी पोस्ट कई जगह पर छोड़ के चली गई है, पाकिस्तानी सेना पर किस तरह से BLA हमले कर रही है, या बलूच जो सेपरेटिस्ट हैं वो किस तरह से वहां पर अपना आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन आप देखिए उसके बाद एकाएक पहलगाम होता है। इसको आप एक इत्तेफाक कह लीजिए या एक सोची समझी साजिश आप इसको कह लीजिए। पहलगाम का हमला होता है। पहलगाम का हमला होने के बाद भारत अपने जो यहाँ पर मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को, धर्म पूछकर जिन लोगों को मारा गया, भारत कहीं न कहीं उन लोगों को जो आश्रय देते हैं, जो प्रश्रय देते हैं, जहां पर वो आतंकवादी तैयार होते हैं, जहां पर वो आतंकवादियों की फैक्ट्री है, चाहे वो पाकिस्तानी पंजाब की बात करें, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें, भारत उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला करता है। हमला करने के बाद भारत कहता है कि भाई हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, हमने किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं किया है, हमने किसी सिविलियंस पे हमला नहीं किया है, हमने आतंकवादियों पे हमला नहीं किया है। और उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान से लगातार किस तरह के बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान से लगातार बयान आ रहे हैं कि भारत ने ये जो हमला किया इसका हम बदला लेंगे। पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है, अपनी आवाम से झूठ बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि वहां पर आतंकवादी नहीं थे। पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है। और उसके बाद आप देखिए कि लगातार 3 दिन से क्या हो रहा है कि पाकिस्तान लगातार ड्रोन हमले कर रहा है, मिसाइलों से हमले कर रहा है। कल शाम में भी यही हुआ था, परसों भी यही हुआ था। और आज की जो खबर है, अभी भी इस वक्त पे कई जो गुजरात का इलाका है, राजस्थान का इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, पंजाब के जो सीमाई इलाके हैं, वहां पर लगातार ड्रोन आ रहे हैं और भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन ड्रोन्स को बर्बाद कर रहा है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की ओर से किस तरह के बयान आते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हमने तो ये हमले किए ही नहीं। कल के हमले के लिए भी उन्होंने कहा हमने तो ये हमले किए ही नहीं। परसों के हमले के लिए भी उन्होंने कहा हमने तो ये हमले किए ही नहीं। और जैसा कि आज इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान तो यहां तक कहने लग गया है कि ये भारत के लोग जो है अपने शहरों पे खुद ही हमले कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान ने अपनी आवाम से वादा किया है कि हम जो जिस तरह से भारत यही जो भ्रामक चीजें हैं ना,
बिल्कुल जोशी जी, ये जो भ्रामक चीजें हैं ना, ये लगातार यही देखने को मिल रहा है कि ये जो भ्रामकता वो फैलाता हुआ नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको एक्सपोज तो कर ही रही है और बड़ा खुलासा भी उसकी तरफ से होता है, लेकिन उसका जो असली चेहरा है वो क्या है, ये सबके सामने अब आ चुका है। लक्ष्य के पास कुछ जानकारी है, लक्ष्य का ही रुख करूंगा। और लक्ष्य, एक सवाल भी है कि क्योंकि हमने कल देखा गृह मंत्रालय की जो बैठक हुई और उसमें जिस तरह से जो बातचीत निकलकर सामने आई, जो दिशा निर्देश जारी किए गए बीएसएफ को और सीआईएसएफ को, ऐसे में अभी बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर भी क्या कुछ जानकारी आपके पास है और वहां पर क्या अपडेट नजर आ रही है, किस तरह से वहां पर एक्शन लिया जा रहा है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए लक्ष्य। बिल्कुल बिल्कुल, दो चीज है, दो चीज चाहूंगा। पहले जो हमारी जो बात थी फेक न्यूज को लेकर, जो लगातार भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं, क्योंकि लगातार मुझे लगता है कि ना केवल जो बीएसएफ और जो वेस्टर्न कमांड है वो अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभा रहा है, परंतु उसके साथ में एक और कॉम्पैक्ट फाइटिंग चल रही है, जो मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन और जो फेक न्यूज है उसके खिलाफ बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में क्योंकि लगातार जो राजस्थान का क्षेत्र है, क्योंकि जो ग्रामीण प्रदेश का क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, जो इसमें टेक्नोलॉजी से लवरेज नहीं है, परंतु उसके बावजूद जो एक अहम बात देखने को मिली है, बताना चाहूंगा आपको कि जो निर्देश लगातार जिला प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं कि किसी भी भ्रामक जानकारी पे आप विश्वास ना करें। विश्वास से अहम है कि उसको सर्कुलेट ना करें, क्योंकि हो सकता है आप उसको सर्कुलेट किसी और मंशा से कर दें, परंतु वो किसी और के लिए एक मिस इन्फॉर्मेशन, वो उसको सही इन्फॉर्मेशन समझ ले और वो आगे बढ़ती गलत वो एक बड़े जनसमूह को शायद वो रीच कर जाए। तो उसके रिगार्डिंग लगातार जो राज्य सरकार है, राजस्थान में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ में जो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन जैसे सोशल मीडिया अकाउंट है जो पाकिस्तान के द्वारा रेगुलेट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के वहां से जो संचालित हैं, जहां से ये मिस इन्फॉर्मेशन लगातार भ्रामक वीडियो वगैरह फैलाई जा रही है। क्योंकि लगातार बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कल भी जो ड्रोन हमले हुए थे, भारत के द्वारा लगातार उन ड्रोन हमलों को नस्तानाबूद कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया, परंतु उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि आज सुबह से लेकर आज दिन तक बहुत सारी जो भ्रामक वीडियोज हैं वो पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा फैलाई जाने की कोशिश की जा रही थी लगातार, परंतु पीआईबी फैक्ट चेक और लगातार जिस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग द्वारा इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कैंपेन जो चलाया गया, उसके साथ में लगातार ये दोनों जो साझा प्रयास हैं, इनके माध्यम से लगातार जो फेक इंफॉर्मेशन है उसको उसकी सही जानकारी कि ये जो वीडियो वायरल हो रही है या जो फोटो वायरल हो रही है वो फेक है, ये जानकारी लगातार दी जा रही है। वहीं जो जनता है वो भी जागरूक नजर आ रही है, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट फाइटिंग है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बीएसएफ और वेस्टर्न कमांड तो बिल्कुल पाकिस्तान की जो रणनीति है वो तो साफ तौर पर ये लगी रही है कि युद्ध के मैदान में तो नहीं जीत पा रहा है, कम से कम इस तरह की स्ट्राइक करके, यानी कि डिजिटल स्ट्राइक करके ही जीत जाए, भ्रामक खबरों से ही जीत जाए, लेकिन वहां पर भी वो एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। लक्ष्य, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और सीएस जोशी, आप हमारे साथ बने रहें, उसके अलावा जो हमारे खास मेहमान है वो भी हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है, याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं। बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत की जो नापाक हरकत पाकिस्तान की है, भारत उसका लगातार मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और यही मुंहतोड़ जवाब है जो बहुत कारगर भी साबित हो रहा है, क्योंकि कोई जान माल यहां का नुकसान नहीं हुआ है। तो ऐसे में लगातार जिस तरह की जो भ्रामक खबरें पाकिस्तान द्वारा फैलाई जा रही हैं, हम चाहते हैं कि उसका खंडन साफ तौर पर किया भी जा रहा है और सिर्फ जो आधिकारिक पुष्टि जिस पर आए लोग उसी पर विश्वास करें। हम अपने दर्शकों से यही अपील करते हैं। हम राज शुक्ला सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जैसा अभी स्थितियां साफ तौर पर नजर आ रही है, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डिजिटल स्ट्राइक की जो बात है, क्योंकि साफ तौर पर भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही हैं और लोगों में बहुत सारी बात को लेकर यह भी है, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वो किस पर भरोसा करें और किस पर भरोसा ना करें। तो ऐसे में पाकिस्तान की एक तरफ तो रणनीति, दूसरी तरफ है कि वो जमीन पर तो कुछ कर नहीं पा रहा, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह से कुछ किया जाए तो उससे कहीं ना कहीं उसको कोई सफलता मिल सके, लेकिन वहां भी वो एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम मौजूदा परिस्थितियों की बात करें और स्थितियों की बात करें तो पाकिस्तानी सेना के सामने जब भारतीय सेना आती है तो हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा एडवांस जो इक्विपमेंट्स हैं वो भारत के पास हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को जब उसके पास इस तरह की स्थितियां नहीं है तो पाकिस्तान कितने दिन तक सरवाइव करने की हालत में आपको नजर आता है? देखिए, पाकिस्तान के सामने विकल्प क्या है, उपाय क्या है? अगर वो अपने जहाज उड़ाते हैं, J-10, J-17 या F-16 उन्होंने उड़ाए, एक रात पूरी रात उन्होंने जहाज उड़ाए और हमारे S-400 या जो IACCS है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जहाजों को गिरा दिया। तो अब आसिम मुनीर के पास उपाय क्या है? अभी ये ड्रोन मारे जा रहे हैं, ये ड्रोन्स तो इतने छोटे हैं कि इसका S-400 वगैरह का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। जो हमारे छोटे AD गन्स हैं, लो कैलिबर AD गन्स, वो ही इनसे जूझ रहे हैं। तो अगर मैं आसिम मुनीर की जगह हूं तो मैं करूं क्या? अब एक ही उपाय है मेरे पास कि मैं खुद ही हमला कर दूं। जो मेरे हाथ में तंत्र हैं वो तो कोई काम नहीं आ रहे हैं। सो देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है? $0.38 ट्रिलियन। हमारी क्या है? $4 ट्रिलियन। फॉरेक्स रिजर्व $6 बिलियन। हमारी क्या है? 700 बिलियन डॉलर। तो हमारी इतनी जो शक्ति थी आज तक हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने हम डरा रखा था कि साहब न्यूक्लियर वेपन्स, और जहां ये जो कूली झांसा इसका हमने बांडा फोड़ा तो हमारी देखिए कितनी शक्ति है। अभी जो निर्णायक कार्य क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र, वहां तो हमने कुछ किया ही नहीं है। तो मेरी समझ में जो भी शक्ति प्रदर्शन हुआ है अभी तक वो सिर्फ 15-20%, 80% तो बाकी है। और तब कमर तोड़कर रख दिया अभी। और अगर इस पर एक्शन लिया जाएगा, जी राज सर, अभी और एक्शन अगर इस पे लिया जाएगा तो ये तो पाकिस्तान को धूल चटाने के बराबर होगा। तो समझदारी यही है, जैसे सजनवार साहब बता रहे थे, ये बालाकोट के बाद उनको अकल आई थी। पहली बार उनके जो आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब, वो जियो इकोनॉमिक्स की बात करने लगे थे। पाकिस्तान आर्मी के अंदर बड़ी चिंतन मंथन हुई थी और उसके बाद उन्होंने वो ये निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि साहब ये टेरर का खेल नहीं चलेगा। अब फिर आसिम मुनीर आए, उन्होंने ये टेरर का सिक्का चलाया, देखिए क्या मुसीबत मोल ले ली। तो दिस इज आई थिंक वी हैव सक्सीडेड इन रीएस्टैब्लिशिंग डिटेल्स। जो निवारण है उसका पुनर्निर्माण। अगली बार ISI चीफ या आर्मी चीफ सोचे कि साहब मैं ये ग्रुप भेज के दहशत करूं, उसको याद आएगा पिछली बार क्या हुआ था। तो उनके जो माइंड स्पेस है, उनकी जो सोच है, स्मृति चिन्ह है, उसमें से ये जो टेरर का उपाय है, ऑप्शन, इसको हमेशा के लिए निकाल दे। और ये मकसद अगर था ऑप सिंदूर का, तो अभी तक जो 2 भाग हमने देखे हैं उसमें भारत को बड़ी सफलता मिली है। निश्चित तौर पर। अशोक सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर कहें तो गलत नहीं होगा कि पैसा न कौड़ी, बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी, यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का नजर आ रहा है। अशोक सर, चाहूंगा कि आप अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी शुक्रिया जी, सॉरी वो मैं म्यूट पर था। जी नहीं, मैं आपसे सहमत हूं बिल्कुल। और उनके पास कुछ है नहीं देने के लिए, कुछ करने के लिए उनके पास नहीं है, परंतु फिर भी वो ये अपना धमकियां दे रहे हैं जो वो ये कर देंगे, और फिर ये नैरेटिव वॉर चला रहे हैं। देखिए, आजकल के जमाने में नैरेटिव वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी देश से बाहर हूं और मैं आपको बताता हूं, जो मुझसे कितने लोगों ने यहां पर पूछा है,
साउथ ईस्ट एशिया में, जो यहाँ पर पाकिस्तान कह रहा है जो आपके 5 हवाई जहाज उन्होंने गिरा दिए हैं, रफेल गिरा दिए हैं और सुखोई गिरा दिए हैं। तो मतलब उनका जो ये फेक इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन, तो इसी से पता चल जाता है सर, ड्रोन मारने की तो उनकी हैसियत है नहीं, और बात राफेल की वो करते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, और हमने ये भी बताया जो देखिए हमारे जो रफेल है और जो सुखोई है वो तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्रॉस करके दूसरी तरफ गए ही नहीं है। वो तो मिसाइल का जो उन्होंने वार किया है अपने ही उसमें किया है। और आपको ये भी मालूम होगा जो जब ख्वाजा आसिफ से सीएआ, जो आप कुछ एविडेंस दीजिएगा, जो आप कह रहे हो जो 5 आपने गिराए हैं, तो एविडेंस क्या है? तो कहते हैं ये सभी कुछ सोशल मीडिया पर है, और हमारे सोशल मीडिया पर नहीं, भारत के सोशल मीडिया पर है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो जब ये नैरेटिव की बात होती है, और तो भारत में भी हमको बहुत सचेत रहना चाहिए। जो भाई कोई मैसेज आया तो उसको बस ऐसे ही फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा वो डिसइंफॉर्मेशन फैल सकती है। परंतु दूसरी बात है, देखिए वो अगर ये हर रात को ऐसे करते जाते हैं तो मेरे विचार से अभी जो उन्होंने ड्रोन्स लिए हैं, अब ड्रोन तो हमने देखा है जो कितने भी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, ड्रोन्स तो आप कुछ भी कहां से ला सकते हैं। अब 3 साल हो गए हैं यूक्रेन अपना ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, कहीं से मिल रहे हैं उनको, कुर्स्क के क्षेत्र में भी वो फेंक रहे हैं उनको। तो इसीलिए ड्रोन का जो है उसका आजकल नया जो वॉरफेयर है, और ये जनरल राज शुक्ला साहब बड़ी अच्छी तरह इसको बता पाएंगे, जो ड्रोन काफी हानिकारक उसमें सिद्ध हो सकता है। हमने अपने को बहुत अच्छी तरीके से बचाकर रखा है, परंतु देखिए बात यह है, हमारे लिए पाकिस्तान एक साइड शो है। हमारे लिए हम जब से ये हुआ है पहलगाम, आप देखिए हमारी पूरी जो नेशनल लीडरशिप है, हमारी जो डिफेंस लीडरशिप है, हमारे जो भी पूरी गवर्नमेंट का काम है, वो सब एक तरीके से ठप हो गया है। मेरे विचार से पाकिस्तान के ऊपर हमें कुछ अब ऐसा करना है जिससे कि वो ये सब रुक जाए, क्योंकि हमारा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले तो अपने को सुरक्षित करना है, परंतु उसके साथ साथ हमारी जो लोग हैं, जनता है, उनकी जो जिंदगी है उसको हमें और बेहतर करना है। तो उनकी समृद्धि के लिए हमें काम करना है। और अभी तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, देखिए इसी दौरान भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पहले 5वीं था, अभी कुछ दिन पहले ही 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो हमको वहां पर कंसंट्रेट करना है, तो हमें किसी ना किसी ऐसा तरीका निकालना है जो पाकिस्तान ये जो हर रात को ड्रोन फेंकता है, मिसाइल फेंकता है, मोटर शेलिंग करता है वगैरह, ये सब एकदम बंद हो जाए। सर अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। बड़ी दिक्कत में है पाकिस्तान, बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है वहां के लोगों को। देखिए हमको अपने को पाकिस्तान से तो कंपेयर करना नहीं है जी। पाकिस्तान ठीक है, बहुत मुश्किलात हैं, उन्होंने जो जैसी अपनी पॉलिसीज की हैं, नीतियां बनाई हैं, तो उनको वो झेलना भुगतना पड़ रहा है। परंतु हमारी मंजिलें तो बहुत आगे हैं, बिल्कुल हमने तो बहुत आगे जाना है और बहुत तेजी से हमने अग्रसर होना है, हमने प्रगति करनी है। तो इसीलिए मैं तो समझता हूं, देखिए कुछ भी हो, या तो जो ये करते हैं हमारा बिल्कुल ही, जैसे आज भी विदेश सचिव ने बताया और कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया, हमारा रिस्पांस जो है बहुत ही प्रोपोर्शनेट है और उसी डोमेन में है जिसमें वो कर रहे हैं जी। तो मेरे विचार से अब मेरे विचार से जो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप है और अपनी सिक्योरिटी लीडरशिप है जी। वो ये सोच रही होगी, जो ठीक है 2 दिन तो ऐसा हो गया जो हम प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दे रहे हैं और उसी डोमेन में रिस्पांस दे रहे हैं, परंतु आगे चलते हुए हमें क्या और करना होगा जिससे कि ये वाली जो दिक्कत है ये जल्दी ही खत्म हो और ज्यादा आगे नहीं चल पाए। राज सर आ रहा हूं आपके पास। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी राज सर? मैं ये कह रहा था, देखिए ये जो पाकिस्तान को सैन्य सहयोग प्राप्त है चीन से, चीन भी अपना सर पकड़ के बैठ गया होगा जी। कि उन्होंने इनको दिए J-10, J-17, HQ-9 और इनकी नाकामी इतनी है, इनका युद्ध कौशल इतना कमजोर है कि J-10 गिरा बैठे, J-17 गिरा बैठे, वैक्स ना संभाल पाए और HQ-9 तो बिल्कुल ही कारगर ना हो पाए।
तो अगली बार चीन सोचेगा यार इनको जहाज दें, ये तो हमारी बेइज्जती कराते हैं। और ये जो कंपनियां जिन्होंने J10 J17 जो बना रही हैं चीन की कंपनियां, उनके आज स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि दुनिया में ये फैल गया है कि साहब ये जो चीन के हथियार हैं ये एकदम बेकार हैं। तो अगली बार वो 10 बार सोचेंगे कि भाई इनको कोई हथियार भी दिया जाए या नहीं। जो ड्रोन्स की बात कर रहे थे इन्वेस्टर साहब, अगर आप ड्रोन्स का अच्छा इस्तेमाल करें, रूस में ये जो यूक्रेन युद्ध है वहां 80% जो रूस को उनकी मेन और इक्विपमेंट को हानि पहुंची है वो इन्फेंट्री से नहीं, आर्मर से नहीं, आर्टिलरी से नहीं, एयर पावर से नहीं, बट ड्रोन से हुई है। बट ये जो ड्रोन फेंक रहे हैं इतने फीके ड्रोन हैं कि कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो मतलब अब इसमें कोई गहराई रही नहीं गई है, तो एकदम मजाक हो रहा है। ये ड्रोन पता नहीं क्या उड़ाते हैं और वो बस गिर जाते हैं। J10 में उड़ते हैं, वो J10 हम गिरा देते हैं, J17 गिरा दिया, वैक्स गिरा दिया जी। तो इनका जो युद्ध कौशल है, ना तो इकोनॉमी में जान है ना युद्ध कौशल है, तो पाकिस्तान पे तो बस अब दया आती है और कुछ। ठीक है सर, वापस लौटूंगा आपके पास। CS जोशी भी हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जोशी जी, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं लगातार जो स्थितियां बनी हुई हैं चंद्रशेखर, तो वहां पर साफ तौर पर तो यही है पाकिस्तान के ऊपर अब क्या किया जाए। ये हास्यास्पद ही जो बातें हैं जो लगातार हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि लगातार जो वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है उसमें तो नाकामयाब हो ही रहा है, नापाक उसकी हरकतें हैं वहाँ भी एक्सपोज हो रहा है, और उसकी बाद उसकी जिस तरह से कमर टूटी हुई है इस वक्त अर्थव्यवस्था को लेकर, उसके अंदर जो स्थितियाँ हैं, अपनी दैनिक जो रोजमर्रा की जिंदगी उसमें भी भूखमरी की हालत है। ऐसे में चौतरफी मार तो उसके ऊपर पड़ी रही है, ऊपर से एक और मार जंग की, क्या वो झेल पाएगा? ये है कि पाकिस्तान लगातार जो ये तनाव है इसको एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कल और आज और परसों में जो उसने हरकतें की हैं, उसके बाद पाकिस्तान बाद में जाके जब असफल हो जाता है, जब पाकिस्तान यहाँ पर ड्रोन भेजता है, मिसाइल भेजता है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उसको मार गिराता है, वो जब असफल हो जाता है तो फिर वो बाद में कहता है कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान इसको एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है और सच कहीं ना कहीं निकल के सामने आ जाता है। आज ही शाम में जो पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पर उन्होंने साफ कहा है कि हम इसको डी एस्केलेट नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान इसको डी एस्केलेट नहीं करेगा, एस्केलेट करेगा, तो भारत का जवाब जो है अभी तक केवल सीमित है और बहुत हद तक ये डिफेंसिव है। भारत ने अभी बहुत ज्यादा ऑफेंसिव रुख नहीं अपनाया है, लेकिन भारत की मजबूरी यह है, जैसा कि अभी अशोक जी भी बोल रहे थे, कि भारत 5वीं से 4थी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गया है। इसको तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, दूसरी बनना है, पहली अर्थव्यवस्था बनना है। भारत कहीं से भी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता है और ये भारत की मजबूरी है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था 5 से 4, 4 से 3 की ओर जा रही है, इससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई सारे देशों को इससे परेशानी है। लेकिन अगर मजबूरी वश जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है इसको एस्केलेट करेगा तो भारत को कहीं ना कहीं और कड़ा रुख अपनाना होगा। और उसके बाद जो होगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये देखना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान इसको एस्केलेट कर रहा है और भारत को एक लिमिट पर आकर के कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। और फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये सबको देखना चाहिए। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी भी अगर बनेगी तो पाकिस्तान की बनेगी, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पर तो लगातार हम देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से लगातार उसको लताड़ लगाई भी गई है। यूएनएससी की बात कर लें, उसके अलावा भी जो तमाम देश हैं उन्होंने भी कहा था संयम बरतिए, तो क्या ये संयम है जिसकी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं? कायराना हरकत कर रहा है CS जोशी और साफ तौर पर यह नजर भी आ रहा है और इस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन CS जोशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने खास मेहमानों के साथ। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में
इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये अपन का आंटी मैरी है। एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं भूला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पोंछना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया। और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन मैं के जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है वो लगातार देखने को मिल रही है और इसी पर लगातार जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो भी जारी है भारतीय सेना द्वारा और लगातार उनको डिफ्यूज भी किया जा रहा है। जो भी उधर से जो आक्रमण किया जा रहा है उसका जवाब भारतीय सेना मुंहतोड़ तरीके से देती हुई नजर आ रही है। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अशोक जी, मैं आप ही के पास आऊंगा और लगातार हमने देखा है कि जिस तरह की स्थितियां अभी नजर आ रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान से अब जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर दुनिया के सामने नजर आ रही हैं। ऐसे में अब आगे क्या, क्योंकि आगे की राह कैसी होने वाली है और पाकिस्तान अगर ऐसे ही अटैक करता रहा तो उसका जवाब तो मुंह तोड़ मिलेगा ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी करारी चोट ये आने वाले समय में साबित होगी? जी बिल्कुल, देखिए लोग तो ये कह रहे हैं तो अब ऐसा समय आ गया है क्योंकि वहां पर चारों उसके जो क्षेत्र हैं, प्रांत है, वहां पर चारों तरफ कलह चल रही है और वहां पर जो उनकी सरकार है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, शहबाज शरीफ हो या फिर आर्मी लीडरशिप हो, आसिम मुनीर हो, तो उनमें किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। बिल्कुल ही उनके हाथ से सभी कुछ निकला जा रहा है। तो इसीलिए हम सुनते तो बहुत सालों से ये रहे हैं जो वो एक पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, एकदम बिखरने वाला है, अपने 4 अलग अलग तत्वों में बिखर जाएगा। अभी कुछ खबरें आ रही हैं जो बलूचिस्तान में वहां पर उन्होंने अपने अटैक्स और ज्यादा कर दिए हैं और उन्होंने कहा है जो भाई हमको अब आजादी चाहिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने जैसे बलूचिस्तान को 1947 में हड़प लिया था, तो अब वो उधर से आजादी चाहते हैं। वहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह बन रहा है, परंतु उसका कोई फायदा इनको नहीं हो रहा, बलूचियों को नहीं हो रहा है। ग्वादर इतना बड़ा पोर्ट वहां पर बना है, पर कोई फायदा उनको, कोई ना एम्प्लॉयमेंट मिली है ना कुछ मिला है। तो देखिए अंदर से एकदम वो टूट सा रहा है पाकिस्तान। दूसरी बात देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा जो अब, क्योंकि जैसे आपने कहा, जैसे आपके जो और रिपोर्टर थे जोशी जी थे, उन्होंने कहा, देखिए वहां पर वो बिल्कुल पाकिस्तान की जो हालत है, अंदरूनी हालत है, बड़ी खराब हो रही है। परंतु हमारे ऊपर जब वो हमला करता है तो हमको उसका जवाब देना पड़ता है। हमारे लिए मतलब महत्वपूर्ण, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज तो एडवर्सरी तो नॉर्थ में है, चीन है, परंतु ये एक साइड को बनकर हमारे उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो मेरे विचार से एक तो मिलिटरीली और ज्यादा हमें बताना चाहिए, जो ये अब और आगे चल नहीं पाएगा। अगर आप इसको, पाकिस्तान हमारे ऊपर ऐसे हमले करेगा तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक हमको इसके बारे में सोच विचार करना होगा जो आगे कैसे करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए जो अब हमारे यहाँ पर सऊदी अरेबिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए, उन्होंने हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात की, उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर भी कॉल किया और वो मीडिएशन का कुछ प्रयास कर रहे हैं जी। तो मैं तो ये समझता हूं जो ऐसे जो कुछ देश हैं जिनका प्रभाव है पाकिस्तान के ऊपर, जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, जैसे यूएई हुआ, या जैसे अमेरिका भी हुआ, जो कि दबाव डाल सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, उनको दबाव डालना चाहिए। जो ये अब बहुत हो गया, पहले आपने वहां पर पहलगाम किया था, उसका आपको नतीजा मिल गया यहाँ पर जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और अब आप चुप होकर बैठ जाइए। जो आपने वहां पर कुछ दिन हमले करने थे आपने कर लिए हैं, अब इसको और आगे ज्यादा एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है। मेरे विचार से वहां से अगर दबाव आएगा
तो ये जो बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान बोलता है बिना किसी उसके सब्सटेंस के, बिना किसी तथ्य के, तो वो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा उसको, क्योंकि उसमें समझ तो आने वाली नहीं है। अगर वो काम करेगा तो किसी दबाव के अंदर आकर ही वो काम करेगा। बिल्कुल। राज शुक्ला जी, आप ही का रुख करूंगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं 70 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज, ये अपने आप में बहुत बड़े आंकड़े को पेश करता है। और इसके अलावा भी तमाम ऐसे कर्ज हैं जो अलग अलग फोरम से लिए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा। तो ऐसे में पाकिस्तान के सामने और उसके हर नागरिक पर कुछ ना कुछ कर्ज है। तो ऐसे में वहां पर तो पहले खाने के लिए रोटी ही नहीं है और बात गोली की हो रही है। ये किस तरह की विचारधारा है? ये साफ तौर पर आतंकियों को पनाह देने के बाद, आतंकियों की रणनीति के बाद इस तरह की रणनीति बनाना जहां आपका स्वयं का नुकसान हो, ये अपने आप में कितना बड़ी करारी चोट पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में या भविष्य में हम देख पाएंगे? देखिए, एक जो बड़े फेमस हमारे सुपर कॉप थे श्री KPS गिल साहब जी, उन्होंने बहुत दिनों पहले कहा था that we will not win the war on terror by running after terrorists. We will win it by overwhelming the adversary. देखिए क्या विवेक था उसमें। हम 2 दशक से आतंकवादियों के पीछे भाग रहे थे। अभी हमने हिम्मत जुटाई है एंड भी जो स्रोत है उसके बरखिलाफ हमने सैन्य कार्रवाई की है और देखिए कितने बढ़िया परिणाम हुए। तो ये जो ऑप सिंदूर है, इसने जो गिल साहब का विवेक था जी, उसे यथार्थ में तब्दील कर दिया है। ये है ऑप सिंदूर की सबसे बड़ी उपलब्धि। और मेरा ये मानना है, देखिए इस बार इनको जितनी चोट पहुंची है, हमने क्या किया है, जो इनकी सामरिक शैली में ये सोच थी कि साहब ये दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये न्यूक्लियर झांसे में इनको कुछ नहीं होगा, ये जो इनकी धारणा थी उसको हमने इस बार ठिकाने लगा दिया है। अब मेरा तो ये मानना है, एम्बेसडर साहब पता नहीं क्या सोचते हैं, कि अगली बार, और ये पूरा पाकिस्तानी जो राष्ट्र है, ये उनका खेल नहीं है, ये कुछ मंद बुद्धि पाक आर्मी ISI के जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिकली ऑब्ट्यूस मंद बुद्धि, ये उनका खेल है कि साहब कुछ नहीं है तो आपने बस वो एक आतंकी का एक वो एरो निकाल लो, जंग खाया हुआ उसको इस्तेमाल कर दो। और जैसे आपने कहा, देखिए अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी कम है, इन्फ्लेशन का आप हाल देख लिए, पूरा राष्ट्र बिखर रहा है। बलूचिस्तान में देखिए क्या हो रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या कर रहा है, आपसे POK नहीं संभल रहा है, और आप ये दहशतगर्दी विद अ नेशन विच इज सो मेनी टाइम्स लार्जर देन यू। तो 2 चीजें हुई हैं, पाकिस्तान वाज पंचिंग फार अबव इट्स वेट और भारत वाज पंचिंग फार बिलो इट्स स्ट्रेटेजिक वेट। जी, पहली बार हमने अपने स्ट्रेटेजिक वेट, जो हमारी सामरिक शक्ति है, उसके अनुसार कार्रवाई की है और देखिए क्या बढ़िया उपलब्धियां हुई। और ये जो कार्रवाई थी, इससे पहले आप देखें कितने लोग कह रहे थे साहब ये हो सकता है, वो गलत हो सकता है। अब भाई युद्ध में कोई तो रिस्क होता है, बिल्कुल, बट जो हमने कैलिब्रेटेड काइनेटिक्स थे, हमने बड़ी चतुराई से उसको खेला एंड वी हैव मैक्सिमाइज्ड लीथैलिटी एंड डी-रिस्क्ड इट टू द एक्सटेंट पॉसिबल। और मेरी समझ में अभी तक जो परिणाम आए हैं वो बहुत ही बढ़िया आए हैं। तो हमको ना एक वो जो आचार्य चाणक्य हमेशा कहते थे, वो उसकी जो सीख है कभी नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने शास्त्र को भूलोगे तो संस्कृति खो दोगे, शस्त्र का त्याग करोगे तो राष्ट्र ही खो दोगे। शस्त्र के मायने दैट यू मस्ट यूज योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, शस्त्र उसके मायने में जी। और हमको सीख ये लेनी पड़ेगी कि भाई जैसे हमारी जो विदेश नीति है, एज इट गेट्स मस्कुलर, आवर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स मस्ट बी नरिश्ड एंड इन द हाई स्टेट ऑफ रेडीनेस। और अगर आप उसका विवेक से इस्तेमाल करें, मैं ये नहीं कहता हूं हमेशा, विवेक से, सूझबूझ से, जिस तरह से हमने अभी किया है,
तो परिणाम जो है बड़े ही ऊंचे दर्जे के हमें मिले। बिल्कुल, नसीहत तो तमाम पाकिस्तान को वैसे भी दी गई थी, तमाम देशों ने कहा संयम भी बरते, भारत ने संयम बरता, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, हमला किया और उसका करारा जवाब भी पाकिस्तान को मिला और उसको मुंह की खानी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज शुक्ला जी हमसे जुड़ने के लिए, और अशोक सज्जनहार जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में और महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक कहावत है कि जब नीयत नहीं होती तो नीति नहीं बनती, और जब नीति नहीं बनती तो नियति कभी नहीं बदलती। तो नीयत क्या है पाकिस्तान की, नीति क्या है, और इसीलिए जो नियति है ना वो गर्त में जा रही है, और यही गर्त में जाना पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल में लिखवा कर आया है, और इसीलिए करारा जवाब जो है ना वो भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस हमारे खास पेशकश में इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।